हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई के जो सर्कुलर आए हैं अगस्त महीने के वो सारे पढ़ाऊंगा। ये आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क और एसबीआई पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में यूज़फुल होगा, लाभप्रद होगा। ये वीडियो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आएगा क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, इतना समय नहीं है कि हर वीडियो को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाऊँ। इसलिए ये वीडियो इंग्लिश में रहेगा, जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी दोनों इसका लाभ ले सकें। ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं अपने जो मेरे मंथली करंट अफेयर हैं उसमें कवर कर देता हूँ, फिर भी सर्कुलर अलग से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट का रहेगा, लंबा भी हो सकता है क्योंकि जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मैं खो जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता क्या हो रहा है। सबसे पहला सर्कुलर 22 अगस्त का है। इस सर्कुलर में आरबीआई ये कह रहा है कि फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है फेमा, उसमें उसके तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं, देखो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है उसी पे रहूंगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको बैठ के पहले फेमा समझाऊं, फेमा क्या होता है, और फिर वो काम की बातें आपके लिए जो ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो बनाया मैंने। सबसे पहले तो ये याद रखो, फेमा कब आया, ईयर पूछते हैं एग्जाम में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था 1999 में, नंबर 1। नंबर 2, इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है ओपीआई यानी ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों को डिफाइन कर दिया गया है इस बार। क्या डिफाइन किया गया है? अगर मान लो आप एक भारत के व्यक्ति हो, भारत के आप एक इन्वेस्टर हो, आप किसी विदेशी कंपनी में 10% तक अगर हिस्सेदारी खरीदते हो, 10% तक, लेस देन 10% मतलब 10% तक, तो वो ओपीआई कहलाएगा यानी ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर? अगर आप किसी भी लिस्टेड फॉरेन कंपनी, लिस्टेड मतलब वहां पे जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उस पे वो होनी चाहिए। ठीक है। देखो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज होते हैं तो बाहर भी तो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज होते हैं बाहर? जैसे डाउ जोन्स है, राइट। डाउ जोन्स कौन से कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है, पता है आपको? नेस्डैक है, डाउ जोन्स है, ये बेसिक्स हैं एकदम, राइट। तो अमेरिका के हैं ये। डाउ जोन जो इंडेक्स है ये अमेरिका का इंडेक्स है, और जो नेस्डैक है वो भी अमेरिका का इंडेक्स है। इज दैट क्लियर? तो बाहर जो स्टॉक एक्सचेंज है उनमें जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं, लिस्टेड मतलब वो स्टॉक मार्केट में है, तो उनमें अगर 10% तक कोई भी भारतीय व्यक्ति खरीदता है उस कंपनी में इक्विटी, इक्विटी मतलब हिस्सेदारी, जैसे मान लो कोई बाहर की कंपनी अमेरिका की, उसमें अगर 10% तक आप हिस्सेदारी खरीदोगे तो वो कहलाएगा ओपीआई। अगर 10% से ज़्यादा आप 10% से ज़्यादा आप खरीदते हो तो वो कहलाएगा ओ डी आई यानी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आएगा कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ओडीआई में 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदते हो अगर आप किसी विदेशी कंपनी की, और अगर आप 10% से कम खरीदते हो तो ओपीआई। पहली बात। दूसरी बात, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अलाउ करता है कि भारत का एक व्यक्ति, याद रखिए इंडिविजुअल, $2.5 लाख तक की आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस स्कीम को बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो लिमिट लगा रखी है, एक भारत का व्यक्ति किसी भी अमेरिका की कंपनी में $2.5 लाख तक के शेयर खरीद सकता है, इक्विटी खरीद सकता है। इक्विटी या शेयर एक ही बात होती है। तो $2.5 लाख तक के खरीद सकता है। तो ये तो था पहला सर्कुलर। अब एक वर्ड और आप सुनेंगे, राउंड ट्रिपिंग। इस सर्कुलर में भी मेंशन किया हुआ है राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग क्या होता है? राउंड ट्रिपिंग एक तरीका होता है जो अवॉइड करना होता है। राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है मनी जो भारत के बाहर जाता है विभिन्न चैनल से और फिर वो वापस आ जाता है भारत के अंदर। तो ये दिखाने के लिए कि जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है तो इसमें ब्लैक मनी ज़्यादा होता है और स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो राउंड ट्रिपिंग को रोकने के लिए सरकार काम करती है। अब राउंड ट्रिपिंग क्या होता है समझाता हूँ। मान लो मैं भारत का व्यक्ति हूँ कोई, ठीक है, इंडिविजुअल हूँ मैं कोई इंडिया का। अब मैंने मेरे पास 2 करोड़ रुपया है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी किसे बोलते हैं? वो पैसा जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया होता उसे ब्लैक मनी बोलते हैं। अब अगर मैं 2 करोड़ रुपए कमा रहा हूं तो सीधी सी बात है मैं हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आ गया, 1/3 तो टैक्स में चला जाएगा। टैक्स टैक्स मैंने नहीं भरा, 2 करोड़ रुपया मेरे पास।
अब मैं क्या करूंगा, इसे भारत के बाहर भेज दूंगा कैसे भी। मान लो मैंने कस्टम्स वालों को ब्राइब करके भेज दिया। अब ये पैसा चला गया मान लो सिंगापुर। सिंगापुर में मेरा दोस्त है, मैंने अपने दोस्त को कहा एक काम करे कंपनी खोल ले वहां पे। तो मेरे दोस्त ने सिंगापुर में एक कंपनी खोल ली, ये 2 करोड़ उसमें लगा दिया। अब ये 2 करोड़ वापस भारत में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तरह से ब्लैक का वाइट हो रहा है, क्योंकि ये तो अब सिंगापुर की कंपनी भारत की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये तो ब्लैक का वाइट कर दिया। नंबर 2, तो ये तो एक पहला नुकसान है राउंड ट्रिपिंग का। राउंड ट्रिपिंग मतलब पहले कोई चीज भारत के बाहर गई फिर अंदर लौट के आ रही है। दूसरा नुकसान इसका बताता हूं क्या है। मान लो आपने एक कंपनी खोली इंडिया में, ठीक है, उसको स्टॉक मार्केट में आपने लिस्ट कर दिया। अब आपके शेयर का दाम है 50 रुपए। अब आप ये विदेशी कंपनी को बोलो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो एक तो आपने ब्लैक का वाइट कर दिया। अब जब वो आपकी कंपनी में 2 करोड़ रुपया दोबारा डालेगा, तो एक तो वाइट मनी आ रहा है और आपके शेयर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि 2 करोड़ रुपए वो डाल रहा है, बदले में शेयर भी तो खरीदेगा आपसे। तो आपका जो ये शेयर है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हो। फिर आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा, आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, आपका शेयर प्राइस 50 की बजाय 70 का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। तो राउंड ट्रिपिंग को रोकने के लिए सरकार काम करती है, तो इसे समझ लो एमसीक्यू में आ जाएगा। अगले सर्कुलर पे आते हैं। अगला जो सर्कुलर है ये बेसिकली है तो अगस्त का ही, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जो 18 मई का सर्कुलर आया था हम उसे रिवाइज कर रहे हैं। अब ये सर्कुलर है क्या ये समझाता हूँ। ये अगस्त का सर्कुलर है बाय द वे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये 18 मई इसलिए लिखा है क्योंकि 18 मई वाला सर्कुलर जो है उसमें रिवीजन हुआ है। देखो ये गाइडलाइन आई है कि ब्रांच ऑथोराइजेशन पॉलिसी जो भारत सरकार की उसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, तो उसमें कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। गाइडलाइन क्या है आइए समझते हैं। देखो पहली बात तो ये समझो, जब भी कोई बैंक अपनी नई ब्रांच खोलता है, यानी कि न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस, या वो अपना जो एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको ट्रांसफर करता है। मान लो एक बैंक है वो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहा है मुंबई से दिल्ली या कुछ ऐसा तरह का कर रहा है, यानी या तो बैंक नई ब्रांच खोलेगा या वो अपनी जो एग्जिस्टिंग प्लेस है उसको ट्रांसफर करेगा। तो इसको कौन सा सेक्शन वो करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये काम वो कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे अलाउ करेगा सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। अब हमारे जो भारत में बैंक हैं, क्या उनको ब्रांचेस खोलने के लिए आरबीआई के परमिशन की जरूरत पड़ती है? जी नहीं। ये नरसिम्हन कमेटी ने कहा था कि आप जो है इसे कंप्लीटली फ्री कर दो। एक नरसिम्हन कमेटी आई थी, बहुत लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट में समझ लो। नरसिम्हम कमेटी आई थी, दो नरसिम्हम कमेटी आई थी, नरसिम्हम 1 और नरसिम्हम 2। तो नरसिम्हम कमेटी जो आई थी, नरसिम्हम कमेटी 1, उसने कहा था कि बैंक जो है हमारे उन्हें ये परमिशन दे दो कि वो ब्रांचेस खोल सकें बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के। तो बैंक को खोलने दो, ठीक है, बैंक को आप परेशान मत करो, बैंक को छेड़ो मत, बैंक को कहो, तभी तो बैंक गांव वगैरह में अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। अगर आप उसमें लाल फीताशाही कर दोगे, रेड टेप कर दोगे, तो बैंक उतनी ब्रांचेस नहीं खोलेंगे। इज दैट क्लियर? ये कहा था नरसिम्हम 1 ने। तो नरसिम्हम 1 कमेटी के जो रिकमेंडेशन है वो मान लिए गए थे, बेझिझक मान लिए गए थे। और बैंक लाइसेंसिंग पॉलिसी जो होती थी पहले वो एबॉलिश कर दी गई थी। लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, कुछ गाइडलाइंस जरूर दे देता है। गाइडलाइन क्या कहती हैं? भारत का कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कोई भी जो बैंक है कमर्शियल बैंक, वो जितनी चाहे शाखाएं खोले, लेकिन एक गाइडलाइन ये है कि देखो 25% शाखाएं आपको खोलनी पड़ेंगी अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में। अनबैंक्ड रूरल सेंटर का मतलब क्या होता है? अनबैंक्ड रूरल एरिया उसे बोलते हैं जो टीयर 5 या टीयर 6 एरिया है, और जहां पे कोई भी बैंकिंग आउटलेट नहीं है जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन एनेबल्ड हो। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोर बैंकिंग सोल्यूशन एनेबल्ड, जहां पे कोई भी बैंकिंग आउटलेट नहीं है, ऐसा टीयर 5 या 6 सेंटर उसे बोलते हैं अनबैंक्ड रूरल सेंटर। तो भारत में जितने भी बैंक हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो वो अपनी ब्रांचेस खोलते हैं उन्हें 25% अपनी ब्रांचेस खोलनी पड़ती हैं अनबैंक्ड रूरल सेंटर में। ये गाइडलाइन है आरबीआई की। अब आरबीआई ने ये कहा था कि अगर आप मान लो किसी नक्सलवादी प्रभावित जिले में भी अपनी ब्रांच खोलते हो, तो मैं ये मान लूंगा कि वो आप एक अनबैंक्ड रूरल जो एरिया है वहां पे खोल रहे हो। यानी कि आप जो जो मैंने आपको बताया ना अनबैंक्ड रूरल सेंटर यूआरसी में खोल रहे हो, चाहे वो जिला है कोई बात नहीं, लेकिन वो नक्सलवादी एरिया है यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रभावित है। तो अगर आप ऐसे किसी जिले में अपनी ब्रांच खोलते हो, तो मैं मान लूंगा कि वो आपने यूआरसी खोला है, तो आपकी जो 25% की कमिटमेंट है उसमें मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। ये इसलिए किया था, वरना तो बैंक डरते थे
कि नक्सलवादी इलाकों में बैंक खोलने से, लेकिन अब वो 25% में काउंट होगा तो बैंक को एक मोटिवेशन रहता है कि ठीक है नक्सलवादी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ब्रांच खोल लो, क्योंकि 25% पूरी तो करनी है। अब पहले क्या था, पहले 106 डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया में जो नक्सलवादी थे, अब इनकी संख्या कम हो गई है, अब हो गई है 70। तो भारत के 10 राज्य हैं जिनमें रेड कॉरिडोर है, हम इसे रेड कॉरिडोर भी बोलते हैं, भारत में वो जगह जहां पे नक्सलवाद है। तो पहले 106 जिले थे और अब हैं 70। तो आरबीआई का सर्कुलर आया था जिसमें यह कहा गया था कि अब 70 जिले हैं, तो अब 106 नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब वो 36 जिले, 36 का फर्क आ गया है, 36 जिले माइनस कर दिए गए हैं। वो 36 जिले जिनमें जो पहले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित थे अब नहीं है, अगर आप इनमें ब्रांच खोलोगे अब, तो वो काउंट नहीं होगी यूआरसी में। यानी आपको अब इन 70 में खोलनी पड़ेगी, इन 106 में नहीं, अब कम हो गई है संख्या, तो अब इन 70 में आप खोलोगे। इज दैट क्लियर? चलिए अगले सर्कुलर की तरफ आते हैं। 1 अगस्त का सर्कुलर है। इसमें आरबीआई ने यह कहा है, देखो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हमारे, जिनको मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन भी बोल सकते हो, अनुसूचित जाति और जनजाति, आरबीआई ने कहा है इनका क्रेडिट का ध्यान रखो। तो बैंकों को हिदायत दी गई है कि इनके लिए जो स्कीम्स हैं उनको मजबूत करो और इनको क्रेडिट दो, लोन दो, जिससे ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। अब जो एससी एसटी हमारे बंधु हैं उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आरबीआई ने मेंशन करी है सर्कुलर में। सबसे पहली है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसे चलाता है हमारा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही मनरेगा चलाता है। तो ये जो योजना है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आरबीआई ने ये कहा है ये मेक श्योर करो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना दो तरह की होती है, एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और एक नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो रूरल वाले में कम से कम 50% जो आप क्रेडिट दोगे वो एससी एसटीज को दोगे। क्लियर? और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में हम क्या करते हैं, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हम उनको लोन देते हैं। जनरली 10 से 15 हज़ार रुपये तक का लोन जो है वो रहता है, और बहुत कम उस पर देते हैं ब्याज पे। और वुमेन को देते हैं मेनली, 10 करोड़ वुमेन को हमें इसमें फ़ायदा पहुंचाना है, जिससे वो अपना रोजगार का कुछ साधन जुटा सकें रूरल एरियाज में। इज दैट क्लियर? तो 50% बेनिफिशियरी जो है वो आपके एस सी होने चाहिए इसमें। इसी तरह से नेशनल जो अर्बन लाइवलीहुड मिशन है उसमें भी आपको एस सी को फायदा पहुंचाना है, लेकिन कोई परसेंटेज नहीं दिया। उस शहर में, उस अर्बन एरिया में जो भी उनकी परसेंटेज है लोकल पॉपुलेशन में, उतना ही आपके बेनिफिशियरी वो कम से कम होने चाहिए। मान लो किसी शहर में 37% है एस सी, तो फिर 37% बेनिफिशियरी भी आपके दीनदयाल अंत्योदय योजना अर्बन लाइवलीहुड मिशन के एस सी होने चाहिए। ये बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। फिर एक डीआरआई स्कीम है। डीआरआई स्कीम क्या है? डीआरआई स्कीम में जो हमारे समाज में जो एस सी हैं उन्हें 15 हज़ार रुपये तक का लोन मिलता है बैंकों से, सिर्फ 4% ब्याज पे। दैट्स इट, सिर्फ 4% पे मिलता है। और बैंकों को यह कहा गया है कि डीआरआई योजना के तहत जो आप लोन दोगे वो कम से कम 40% आपका जो है एडवांसेस डीआरआई योजना के तहत वो एस सी को जाने चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, एस सी में सिर्फ और भी होते हैं, मतलब जो हमारे ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिन्हें वीकर सेक्शन बोलते हैं समाज के, उनमें सिर्फ एस सी नहीं होते, उनमें वुमेन भी होती हैं, उनमें माइनॉरिटीज़ भी होते हैं, उनमें और भी लोग होते हैं। लेकिन 40% आपको जो लोन देना है डीआरआई स्कीम के तहत वो आपको एस सी को देना है, और 15 हज़ार रुपये तक का लोन इसमें मिलता है 4% ब्याज पे। फिर एक क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी योजना है एस के लिए, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है। क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी, क्रेडिट गारंटी मतलब क्या होता है? क्रेडिट गारंटी मतलब ये होता है, आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी को बोलो कि भाई आप लोन दो, तो ये कहेंगे भाई लोन देंगे, वापस नहीं आया, तो सरकार कहती है हम ले रहे हैं क्रेडिट गारंटी। यानी अगर आपका लोन वापस नहीं आया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया, तो हम भरपाई करेंगे। इज दैट क्लियर? ये होती है क्रेडिट गारंटी। तो क्रेडिट गारंटी में अब गारंटी कौन ले रहा है? भारत सरकार की तरफ से आईएफसीआई ले रहा है। आईएफसीआई बैंकों को कह रहा है दो लोन, एससीज को लोन दो, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को लोन दो। कितना दो? तो आप उन्हें 15 लाख रुपए से लेके और 5 करोड़ तक का लोन इसमें मिलता है। 15 लाख से 5 करोड़ तक का लोन इसमें मिलता है, 7 साल के लिए मिलता है। इज दैट क्लियर? तो ये योजना है क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें मिनिमम लिमिट आ सकती है, मैक्सिमम लिमिट आ सकती है। और ये योजना कब लॉन्च हुई थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चलाता है, 2015 में लॉन्च हुई थी। तो ये मुख्य तौर पे 4 योजनाएं आरबीआई के सर्कुलर में इनका जिक्र किया है। अब बात करते हैं 1 अगस्त के एक और सर्कुलर की। ये आया है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए। देखो एक्सटर्नल नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, देश के बाहर, कमर्शियल मतलब कमर्शियल, बोरोइंग मतलब उधार या इन्वेस्टमेंट।
हम क्या कर रहे हैं, हमारी भारत की कंपनी है, मान लो मेरी कंपनी है जीजी प्राइवेट लिमिटेड, मेरे को पैसों की ज़रूरत है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं वैसे तो बहुत तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं लोन ले सकता हूँ बैंक से जाके, मैं बॉन्ड इशू कर सकता हूँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड जिन्हें डिबेंचर बोलते हैं, तो मैं डिबेंचर इशू कर सकता हूँ और जनता से पैसा लगवा सकता हूँ, जनता को बोल दूंगा आपको 5% ब्याज दूंगा हर साल, आप मेरे बॉन्ड खरीद लो, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कर सकता हूँ, ये सब तरीके हैं। लेकिन बाहर से पैसा लाने के लिए भी तरीके होते हैं, तो दो तरीके होते हैं, एक होता है एफडीआई और एक होता है ईसीबी। अब एफडीआई और ईसीबी में क्या फ़र्क है? मान लो मैं कोई विदेशी व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैं काफ़ी अमीर व्यक्ति हूँ, दुबई में रहता हूँ और मैं वहीं का हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं एनआरआई हूँ, इंडियन हूँ, कुछ नहीं, मैं विदेशी व्यक्ति हूँ। अब मुझे भारत की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इस कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, ये मेरे पास आती है कि भाई आके मेरे अंदर पैसा डाल दो। तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि मैं इस कंपनी में वैसे ही पैसा डाल दूं कि ले लो मेरे से, उधार ले लो मेरे से, मतलब कर्जा ले लो, जैसे नॉर्मल बैंक से मत लो, मेरे से ले लो, वो हो गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। नोट करिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में जब मैंने इस कंपनी को उधार दिया तो मैंने बदले में कंपनी के अंदर हिस्सेदारी नहीं खरीदी, यानी कंपनी के अंदर या तो मैं इक्विटी खरीद लूं कि भाई एक काम करो, अच्छा तुम्हारी कंपनी की वैल्यू कितनी है, वो कहेगा 100 करोड़, तो ठीक है 50 करोड़ ले लो, 50% कंपनी मेरी, तुम्हें निवेश भी मिल गया और मुझे बदले में इक्विटी मिल गई, यानी कंपनी में हिस्सेदारी मिल गई। एक तो तरीका वो है। अगर मैं इक्विटी लूंगा कंपनी में तो उसे बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई तब होता है जब मैं कंपनी खरीदूंगा, कंपनी में हिस्सेदारी खरीदूंगा। लेकिन एक होता है मैं वैसे ही उधार दे रहा हूं, बोरो करो मेरे से, जैसे बैंक से बोरो करोगे मेरे से कर लो, यानी मैं आपकी कंपनी में इक्विटी नहीं ले रहा हूं, उसको बोलते हैं ईसीबी। तो यही डिफरेंस होता है सिर्फ एफडीआई में और ईसीबी में। ईसीबी में कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीदी जाती, एफडीआई में कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी जाती है। इज दैट क्लियर? अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो अलाउड थी पहले, वो $750 मिलियन की थी और अब इसको दुगना कर दिया गया है, अब ये $1.5 अरब कर दी गई है। 1.5 अरब डॉलर, यानी $1.5 अरब तक ऑटोमेटिक रूट से ईसीबी अलाउड है, यानी एक विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी में $1.5 अरब तक डाल सकती है। और ये रूल्स इतने उदार बनाए गए हैं, क्यों? क्योंकि भारत में इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, रुपया रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है, जब रुपया कमजोर होगा तो इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से कम आता है। अब यहाँ पे देखो, तो पहली चीज़ तो ये याद रखो कि $750 मिलियन जो है उसकी बजाय $1.5 अरब अब कर दी गई है सीमा। दूसरी बात एक और कही गई है, भारत में पैसा कम आ रहा है तो हमें पैसा लाने के लिए क्या करना है, हमारे जो एनआरआई बंधु हैं उन्हें बोलना है कि भाई आप भी जरा देख लो, आप भी पैसा डालो। तो एनआरआई हमारे यहाँ तीन तरह के अकाउंट खुलवाते हैं। एक होता है एफसीएनआर अकाउंट, एक होता है एनआरई अकाउंट और एक होता है एनआरओ अकाउंट। ये सब ऐसे स्टैटिक है, पर चलो आपको समझा देता हूँ। देखो एफसीएनआर अकाउंट होता है, मैं विदेश में बैठा हूँ, मान लो मैं दुबई में चला जाता हूँ कल को, मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया, दुबई में मुद्रा चलती है दिरहम, तो या मैं चलो अमेरिका चला गया, अमेरिका में मैंने खूब डॉलर कमाए, तो मैं भारत में एफसीएनआर अकाउंट खोलूंगा, यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो मैं डॉलर डाल दूंगा भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने, और वो पड़े रहेंगे, ठीक है, यानी कि एफडी करा दूंगा मैं। तो उसको बोलते हैं एफसीएनआर अकाउंट। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है, फिर से बोल देता हूं। एफसीएनआर अकाउंट वो होता है जिसमें मैं फॉरेन करेंसी भारत के बैंक में रखूंगा और मैं डॉलर में ही रखूंगा, यानी कि फॉरेन करेंसी में ही रखूंगा। तो एक्सचेंज रेट का कोई चक्कर नहीं है, मेरे अंदर ये घबराहट नहीं होगी कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, हाय कल को डॉलर कमजोर ना हो जाए, मेरे पैसे डूब जाएगा, ऐसे नहीं। मैं डॉलर ही रखूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एफडी करा दूंगा और ब्याज मुझे मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये है एफसीएनआर अकाउंट। दूसरा अकाउंट होता है एनआरई और फिर होता है एनआरओ। एनआरई क्या होता है? एनआरई ये होता है, मैं अमेरिका गया, अमेरिका में मैंने खूब पैसा कमाया, अब वो मैं पैसा जो है एनआरई अकाउंट में डालूंगा, लेकिन वो रुपीज में डालूंगा। इज दैट क्लियर? तो एनआरई अकाउंट में जो पैसा होता है, जो डिपॉजिट होता है, वो किस में होता है? वो एनआरई अकाउंट में रुपीज में होगा। जो भी मैं पैसा कमाऊंगा, एक्सचेंज रेट लगेगा उस पर, जो भी उस समय एक्सचेंज रेट चल रहा है, मान लो $1 80 का है, तो उतने वो आईएनआर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें एनआरई अकाउंट में वो पैसा रुपीज में रहेगा। इज दैट क्लियर? और उस पर मुझे ब्याज मिलता रहेगा और मैं जब चाहूँ उस पैसे को वापस डॉलर में कन्वर्ट करके अमेरिका ले जा सकता हूँ, यानी फुल्ली रिपेट्रिएबल होता है। रिपेट्रिएबल मतलब क्या आप उस पैसे को अपने देश ले जा सकते हो आसानी से या नहीं? फुल्ली रिपेट्रिएबल है। इवन एफसीएनआर में जो भी पैसा है मैं जब चाहूँ उसे निकाल सकता हूँ और अपने देश वापस बुला सकता हूँ। एक होता है एनआरओ अकाउंट। एनआरओ थोड़ा सा अलग होता है। एनआरओ ये है, मान लो आप रहते हो अमेरिका में, लेकिन भारत में आपके दो बंगले हैं, आपने वो दो बंगले किराए पे दे दिए, अब उनसे जो रेंट आ रहा है तो वो आप रखोगे एनआरओ अकाउंट में। एनआरओ मतलब नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, और एनआरई क्या होता है? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट।
तो एनआरओ अकाउंट भी खुलते हैं। अब एनआरओ की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे एफसीएनआर और एनआरई की। तो इसमें क्या कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि जो हमारे बैंक हैं वो एफसीएनआर और एनआरई के जो अकाउंट एनआरआई खोलते हैं भारत में, ठीक है, उनमें वो ज़्यादा ब्याज दे सकते हैं। तो इससे इससे क्या होगा? इससे एनआरआई सोचेंगे भाई भारत में अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है, भारत में पैसा डालो। तो पहले क्या था? पहले लिमिट लगा दी थी कि हमारे जो भारत के बैंक हैं वो एक लेवल से ज़्यादा जो है वो पैसा नहीं दे सकते। उनके फॉर्मूले हैं, उन पे नहीं जाऊंगा मैं, उसके लिए बहुत आपको कुछ और अलग डीप तरह के कंसेप्ट में जाना पड़ेगा उसमें। तो वो लिमिट हटा ली है। अब हमारे जो भारत के बैंक हैं वो ब्याज जितना चाहे दे सकते हैं एफसीएनआर और एनआरई में। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि विदेशी जो है उनके लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा इंडिया में इन्वेस्ट करना, इंडिया में अपना पैसा रखना। तो हमें पैसा चाहिए, पैसा हमें मिल रहा है। दूसरी बात एक और है, ये जो एफसीएनआर और एनआरई डिपॉजिट्स होंगे इनके ऊपर सीआरआर और एसएलआर देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक फ़ायदा होता है। क्यों? देखो, जो भी पैसा सीआरआर में बैंक डालता है फॉर एग्जांपल, उस पे बैंक की कोई कमाई तो होती नहीं है। अब बैंक को बोल दिया आप 4.5% अपना पैसा ले जाके आरबीआई के पास रख दो, इस पे आरबीआई उसको जीरो इंटरेस्ट देता है, कुछ देता नहीं है, बस वो तो रख दिया, इस पे कोई कमाई तो हो नहीं रही, तो ये पैसा वेस्ट हो जाता है, नेगेटिव कैरी। और उल्टा बैंक को इस पे देना और पड़ता है। देना क्यों पड़ता है? ये जो पैसा, मान लो बैंक ने 1 करोड़ रुपए जुटाए, जनता से उठाए 1 करोड़, बैंक में पैसा कहाँ से आएगा? बैंक में पैसा जनता से आएगा या आरबीआई से आएगा रेपो रेट पे। बैंक ने 1 करोड़ रुपया जो है वो उठाया, बाजार से उठा, या तो कॉर्पोरेट एफडीआई या किसी व्यक्ति ने टर्म डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट डाल दिया, बैंक को तो ब्याज देना पड़ रहा है ना इस 1 करोड़ पे। मान लो मैंने 1 करोड़ की एफडी डाल दी बैंक में, बैंक मुझे 5% देगा। इज दैट क्लियर? बैंक मुझे 5% देगा। अब इस 1 करोड़ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है 4.5% मेरे पास रखवा दो, तो यानी कि 4.5 लाख रुपए मेरे पास रखवा दो। इस 4.5 लाख पे कोई कमाई हो नहीं रही, लेकिन इस 4.5 लाख पे मुझे तो 8% मिल रहा है एफडी। तो ये नेगेटिव कैरी बोलते हैं इसे। तो बैंकों को ये कहा है जो एफसीएनआर या एनआरई डिपॉजिट आएंगे, टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मतलब या तो रिकरिंग डिपॉजिट, राफा बोलते हैं टर्म डिपॉजिट, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, और एक होते हैं कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, कासा यानी डिमांड डिपॉजिट। तो ये सब स्टैटिक के कंसेप्ट हैं। जब तक आपका स्टैटिक क्लियर नहीं होगा पार्ट, तब तक आप जो है कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। आप पढ़ लेंगे, कर लेंगे, लेकिन उतना कहीं ना कहीं एक अंदर वो रह जाएगी एक आपके, कि मैं कहीं ना कहीं एक आप ये चाहेंगे एग्जाम में स्टैटिक का क्वेश्चन ना आ जाए, वो डर रहेगा आपके अंदर। तो 1.5 अरब डॉलर क्लियर है आपको, और ये क्लियर है कि एफसीएनआर और एनआरई डिपॉजिट पे अब एसएलआर और सीआरआर नहीं रखने की जरूरत है, और इन पे बैंक जो है हाई रिटर्न्स दे सकते हैं। चलिए अगला सर्कुलर देखते हैं। अगले सर्कुलर में ये कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ है इंडिया में, भारत में 6 धर्म है, जैन, जो सिख धर्म हो गया, और ये ऐसे करके 6 धर्म है, इस्लाम वगैरह, जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। पहले 5 आते थे, 2014 में जैन धर्म जोड़ दिया गया था, तो अब 6 धर्म जो है वो माइनॉरिटी में आते हैं। उनके लिए गाइडलाइंस आई हैं कि भाई उनको भी क्रेडिट का ध्यान रखो। तो क्या कहा गया है? देखो, भारत की सरकार ने 121 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट आरबीआई को दिए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को दे दिए कि देखो भारत में लगभग 650 डिस्ट्रिक्ट हैं आज की तारीख में, ज़्यादा भी हो सकते हैं, आई थिंक 650 तो पहले थे, 700 के मान लो, चलो रफली 700, क्योंकि नए नए जिले बनते रहते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले बने, तो भारत में लगभग 700 जिले हैं, 700 डिस्ट्रिक्ट हैं। उनमें से 121 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे कम से कम 25% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। इन इन जिलों का खास ध्यान रखो, इन पे क्रेडिट की कमी नहीं होनी चाहिए। एक बात और, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को कि 40% आपको कहां देना है? प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। उस 40% में आपको 12% देना है वीकर सेक्शन को। तो माइनॉरिटीज वीकर सेक्शन में भी आते हैं, राइट। तो इससे भी सुनिश्चित किया जाता है माइनॉरिटीज के पास पैसों की कमी ना हो, उनको लोन मिले 12%, क्योंकि वीकर सेक्शन को देना पड़ता है 40 में से। हाँ, ये 12% का टारगेट जो है ये इवेंचुअल है। इवेंचुअल मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 तक 12 है, इस साल बात करें अगर 2022-23 जो चल रहा है अभी, इसमें 11.5 है। तो 11.5% आपको देना है वीकर सेक्शन को, और अगले साल आपको 12 देना है। तो 12 तक पहुंचना है, लेकिन हर साल आधा आधा परसेंट बढ़ता रहता है। तो इस साल अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करूं तो 11.5% है। अगर एग्जाम में मेंशन नहीं किया फाइनेंशियल ईयर 23, तो 12% ही मार्क करोगे कि भाई आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से वीकर सेक्शन को कितना देना पड़ता है बैंकों को, अनिवार्य। जितना भी लोन बैंक देगा, जिसे एएनबीसी बोलते हैं, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, उसका 12% देना पड़ता है जो वीकर सेक्शन है। अब अगला सर्कुलर मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर था। मॉनेटरी पॉलिसी आई थी इस बार, तो ये उसमें था एलएएफ 5 अगस्त का। तो इसमें बस रेट याद रख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। रेपो रेट हो गया 5.4, रिवर्स रेपो हो गया 3.35, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.15, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.65, बैंक रेट 5.65, सीआरआर 4% और एसएलआर 18%।
अब रेपो रेट जो है ये 5.4 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो बहुत ही कम ओवरनाइट लैंडिंग के लिए होता है वो 5.6 है। अब एक बात बताओ, जब एमएसएफ महंगा है तो बैंक एमएसएफ पे क्यों लेगा, रेपो पे क्यों नहीं लेगा? रेपो भी शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि रेपो में बदले में कोलेट्रल रखवाना पड़ता है, कोलेट्रल के तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखवानी पड़ती हैं ये सब। अब बैंक के पास जब कोलेट्रल खत्म हो जाता है रखवाने के लिए, तब वो फिर एमएसएफ वगैरह लेता है, वरना रेपो रेट पे लेता है। बैंक को जब 5.4 पे मिल रहा है तो वो 5.65 पे क्यों लेगा? मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी में रेपो जो वो होता है, रेपो में कोलेट्रल रखवाना होता है, एमएसएफ में कोलेट्रल नहीं रखवाना होता। तो एमएसएफ जो है वो तब लिया जाता है जब कोलेट्रल खत्म हो जाता है। ये सब कंसेप्ट मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी स्टैटिक के वीडियो में बताऊंगा। सीआरआर 4%, सीआरआर एक्चुअली 4.5% है, और एसएलआर जो है वो 18% है। इज दैट क्लियर? सीआरआर जो है वो कैश रिजर्व रेशो, आज की तारीख में जो कैश रिजर्व रेशो है वो कितना है, जो है कैश रिजर्व रेशो है आज वो 4.5% है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में गाइडलाइन आई 4 अगस्त को। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या होती है? आपके पास घर में जो सोना रखा है अलमारी में, क्या करेगा, उसको हमारे पास ले आओ, यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में ले आओ और उसको ले जाके रख दो बैंक में। ठीक है, बैंक उसका इस्तेमाल करेगा। तो उस पर क्या फ़ायदा है आपको? फ़ायदा ये है, आप उसको मीडियम टर्म के लिए अगर रखते हो या लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। अब इनका मतलब क्या होता है? मीडियम टर्म का मतलब होता है अगर आप उसे 5 से 7 साल रखते हो, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 12 से 15 साल रखते हो, आपको ब्याज भी मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 10 ग्राम होती है। ठीक है, 10 ग्राम सोना मिनिमम आपको रखवाना पड़ता है इसमें, और सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में 1 ग्राम होता है, ये डिफरेंस होता है। तो इसमें अब अगर मान लो आपने 5 से 7 साल के लिए रखवा दिया, अगर आप पहले निकालोगे तो फिर आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको रुपीज़ में पेमेंट होएगी। मान लो आपने 1 करोड़ का सोना ले जाके बैंक में रखवा दिया, अब आपका 3 साल के बाद मैंने मैं निकलवा लेता हूँ, तो 3 साल बाद जब निकलवाओगे तो आपको सोना नहीं मिलेगा, आपको रुपीज़ में ही पेमेंट मिलेगी। हाँ, अगर आप मैच्योरिटी पीरियड पूरा कर देते हो, जैसे मीडियम टर्म में मैच्योरिटी पीरियड है 5 से 7 साल, लॉन्ग टर्म में है 12 से 15 साल, अगर आप मैच्योरिटी पीरियड पूरा कर देते हो तो फिर आप गोल्ड भी ले सकते हो, रुपये भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप प्री मैच्योर निकालते हो बाहर जो आपने सोना रखा है, तो फिर आपको पेमेंट रुपये में ही मिलेगी, गोल्ड में नहीं मिलेगी। नंबर 1, ये है मेन चीज़। और दूसरा, इसमें ब्याज कितना मिल रहा है आपको? मीडियम टर्म में आपको 2.25% ब्याज मिल रहा है, जो भी आप गोल्ड की वैल्यू रखते हो उसका 2.25% आपको मिल जाता है हर साल, और लॉन्ग टर्म में मिलता है 2.5%। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक लघु वित्त बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं। इनके लिए गाइडलाइन आ गई हैं, ये चाहे तो AD1 लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। AD1 लाइसेंस क्या होता है? देखो, पहले मिलता है AD2 लाइसेंस। अगर एक बैंक 2 साल तक AD2 लाइसेंस रख रहा है, ये फॉरेन एक्सचेंज के वो हैं, इनमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कई तरह के वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस। एक जो पैसा एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज इंस्टीट्यूशन होते हैं, डॉलर के बदले रुपी चाहिए आपको तो वो करेंसी एक्सचेंज वगैरह करते हैं, वो होते हैं। फिर उसके ऊपर होते हैं AD कैटेगरी 2, और फिर होते हैं बड़े AD कैटेगरी 1। अब अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है और वो AD कैटेगरी 2 रह गया 2 साल, तो फिर वो AD1 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए क्राइटेरिया है क्या? उस स्मॉल फाइनेंस बैंक की मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए 15% कम से कम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट 6% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और बैंक प्रॉफिटेबल होना चाहिए कम से कम 2 साल। अगर ये सब क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करता है तो वो AD1 लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब 11 अगस्त का सर्कुलर देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए सर्कुलर है कि उन्हें अगर अपनी बिजनेस बढ़ाना है, ब्रांचेस खोलनी है, तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं बता देता हूँ। देखो, अगेन जब आप नई जगह पे ब्रांचेस खोलते हो, बिजनेस बढ़ाते हो, फैलाते हो, तो वो सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आता है। पहली बात तो ये है कि जो DCCB हैं, अगर वो नई जगह पे अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो उन्हें क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तभी नई जगह पे ब्रांचेस खोल सकता है जब उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम से कम 9% हो, CRR SLR बिल्कुल एकदम मुस्तैद हो, CRR SLR में कोई गलती ना हो, जो RBI ने कहा उतना है उतना होना चाहिए। फिर 3 साल कम से कम बैंक पुराना होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होने चाहिए, नेट NPA रेशो 5% से कम होना चाहिए, पिछले 2 साल बैंक प्रॉफिट में होना चाहिए, पिछले 2 साल किसी तरह की उस पर पेनल्टी लगनी या इस तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस पूरा होना चाहिए 2 साल। तो ये अगर है तो फिर वो नई जगह पे ब्रांचेस खोल सकता है, वरना नहीं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहीं पे भी ATM खोल सकता है, ऑन साइट ATM। इसके लिए RBI का अप्रूवल नहीं चाहिए, ये RBI ने कहा है। ऑन साइट ATM क्या होता है? 2 तरह के ATM होते हैं, ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट मतलब होता है जो बैंक के अंदर ही होता है या बैंक के साइड में होता है, और ऑफ साइट होता है जो किसी होटल में है, होटल के अंदर या शॉपिंग मॉल में है, जो बैंक से अलग है, उसको बोलते हैं ऑफ साइट ATM।
अब 5 अगस्त का सर्कुलर है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम अब से जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है उन पे भी लागू होगी 1 सितंबर से। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा लेक्चर है वो अपने आप में। पहले 3 तरह के ओम्बड्समैन होते थे, उनको मिला के फिर एक कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको नाम दिया गया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो है 1 सितंबर से लागू हो गई है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों पे। अब ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां क्या होती हैं? जैसे सिबिल आपने सुना होगा, सिबिल कंपनी है, सिबिल स्कोर सुना है आपने? तो वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, उसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह की कई कंपनियां हैं, जैसे इक्विफैक्स है, ये भी एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। आपका क्रेडिट स्कोर देती हैं कंपनियां, उसके आधार पे फिर बैंक डिसाइड करता है आपको लोन देना है कि नहीं देना। एक्सपीरियन है एक, 2-3 कंपनियों के नाम तो पता होने चाहिए, इक्विफैक्स, सिबिल और एक्सपीरियन। भारत में बस 4 ही कंपनियां हैं इस तरह की। एक हाई मार्क भी है। हाई मार्क आज के टाइम में काम कर रही है नहीं कर रही कहना मुश्किल है, शायद कर रही है। तो 4 हैं, तो यही हैं। बाकी सिबिल स्कोर आपको पता ही है, 300 से 900 के बीच में होता है। जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना जो है बैंक आपको जल्दी लोन दे देगा। ट्रांस यूनियन सिबिल, तो ये कंपनी है। तो ये सारी हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां इन्हें बोलती हैं। अब इनके ऊपर भी अप्लाई होगा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इज दैट क्लियर? मान लो आपका सिबिल स्कोर किसी ने गलत दे दिया, आपका सिबिल स्कोर दे दिया जो है ट्रांस यूनियन सिबिल ने, लेट से आपका दे दिया 400, होना चाहिए था 700। पहुंच जाओ ओम्बड्समैन के पास शिकायत करने। पहले तो आप इसी को करोगे, 30 दिन वेट करो, फिर इनका रिप्लाई देखो, रिप्लाई नहीं मिला तो पहुंच जाओ ओम्बड्समैन के पास। तो ये था हमारा आरबीआई का सर्कुलर अगस्त महीने का। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 30 मिनट का हो गया, मैं 10 मिनट का सोच रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी कोशिश ये रहती है ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, कोई उसमें गैप नहीं हो, किसी तरह का कोई मन में संकोच संशय नहीं हो, यही मेरी कोशिश रहती है। और मैं उल्टा चल रहा हूँ, आरबीआई के सर्कुलर जो आपको पढ़ा रहा हूँ, उल्टा उल्टा मतलब ये है कि लेटेस्ट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। तो अगस्त के बाद अब जुलाई का बना दूंगा। जुलाई में भी सर्कुलर हैं, 14-15 सर्कुलर आए थे। इसमें मैंने सारे कवर कर लिए हैं, 2 सर्कुलर कवर नहीं किए क्योंकि 2 वो काम के नहीं थे, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह को लेकर थे, वो उतना आपके लेवल से बहुत ऊपर की चीज़ है। तो वो जो काम के नहीं थे वो मैंने छोड़ दिए, बाकी सारे सर्कुलर मैंने कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो को देख के, और काफ़ी आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। ये था हमारा वीडियो आरबीआई सर्कुलर का। हमारे जो डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ हैं, यूज़र्स हैं उनके लिए, ये बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक नहीं है, ये बैंकिंग अवेयरनेस करंट है। इज़ दैट क्लियर? मिलते हैं फिर। जुलाई का सर्कुलर बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, टाइम के हिसाब से देखता हूँ मैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी है कि आरआरबी क्लर्क से पहले सारे सर्कुलर खत्म कर दूँ, कम से कम 4 महीनों के सर्कुलर तो कर दूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। सो सी यू वेरी सुन।